नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं ब्रिटिश शासन के तहत, और उनके द्वारा भारत का कैसे आधुनिकीकरण किया जाता है, कौन कौन से सुधार उनके द्वारा किए जाते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैंने पीछे की क्लास में भी आपको बताया था, आधुनिक भारत के निर्माता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इनसे पहले बात की जाए तो इनसे पहले लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, जो 1844 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक रहते हैं। उसके पश्चात उनके द्वारा स्वैच्छिक त्यागपत्र दे दिया जाता है और वह पुनः इंग्लैंड चले जाते हैं। उनके पश्चात लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। और इनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो इनकी उपलब्धियां दो मुख्य उपलब्धियां मानी जाती है। दो उपलब्धियों में एक तो इनका साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इनके द्वारा भरपूर किया जाता है, और इसके अलावा इनके द्वारा खूब सारे प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन। तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी सुधार इनके द्वारा किया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी किया जाता है। अब जब प्रशासनिक सुधार के तहत सबसे बड़ा जो एक एक्ट इनके द्वारा बनाया जाता है, सिस्टम एक बनाया जाता है, जो नॉन रेगुलेशन सिस्टम है, अविनियम प्रणाली। ये जो प्रशासनिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब आज हम देखेंगे अविनियम प्रणाली क्या होती है। अगर शब्दों का विभाजन किया जाए, अविनियम यानी जहाँ कोई तरह का नियम लागू नहीं है, उसे अविनियम प्रणाली कहते हैं। नॉन यानी नहीं, रेगुलेशन कोई नियम नहीं है, उसे अविनियम प्रणाली कहते हैं। अब ये किसके लिए लागू किया गया था, ये इनके प्रशासनिक सुधार में मुख्यतः महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, जब ब्रिटिश साम्राज्य का मैंने दो उपलब्धि आपको बताई, इनकी दो उपलब्धियां रहती है, जिसमें एक तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और एक प्रशासनिक परिवर्तन। तो जिस तरीके से जिन देशी रियासतों और राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जैसे बात की जाए तो सतारा को मिलाया था इन्होंने, जैतपुर को मिलाया था, संभल को मिलाया था, बघाट को मिलाया था, उदयपुर को मिलाया था, और झांसी को मिलाया था, और नागपुर को मिलाया था, और अवध को मिलाया था। इन राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में इनके द्वारा किया जाता है। जब इन राज्यों का विलय करने के पश्चात इनके सम्मुख समस्या आती है कि वहाँ का शासन प्रबंध कैसे संभाला जाए, किस तरीके से किया जाए, तब इनके द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया जाता है, नॉन रेगुलेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है, यानी अविनियम प्रणाली। इन्हें ये लगता है कि तत्कालीन जो ब्रिटिश कानून और नियम है वो वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते, जो नवीन राज्य इनके द्वारा जीते जाते हैं या जिन नवीन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनता के द्वारा विद्रोह किया जा सकता है और अराजकता और अशांति फैल सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि वहाँ के जो रीति रिवाज है, जिस राज्य जिस क्षेत्र को इन्होंने मिलाया, जिस रियासत को इन्होंने मिलाया है, तो उस रियासत के जो रीति रिवाज है, वहाँ के कानून है, जो लोकल कानून है, उन्हीं को मान्यता दी और उन्हीं कानूनों के अनुसार उनको लागू कर दिया। जब तक वो कानून ब्रिटिश कानूनों के विरोध में नहीं आते हैं, तो वहाँ तक उन्हीं कानूनों के अनुसार इनके द्वारा शासन संचालन किया जाता है। उसे ही अविनियम प्रणाली यानी नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है। नॉन रेगुलेशन सिस्टम से तात्पर्य यह है कि जिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उन राज्यों या उन क्षेत्रों में वहाँ के जो प्रचलित रीति रिवाज और कानूनों के अनुसार है जो शासन प्रबंध करना ही अविनियम प्रणाली सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं कि जब इन राज्यों को इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिला लिया जाता है और प्रशासनिक सुधार इनके द्वारा क्या क्या किए जाते हैं, क्या क्या परिवर्तन इनके द्वारा किए जाते हैं। जब ब्रिटिश शासित भारत की बात करें तो अगर बात की जो यहाँ कई बंगाल ब्रिटिश शासित क्षेत्र में आता है और मद्रास ब्रिटिश शासित क्षेत्र में आता है, और 3 रेजिडेंसीज की सबसे पहले डेवलप होती है, बंगाल की, बम्बई की और मद्रास की। उसके अलावा धीरे धीरे पूरे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर दिया जाता है और देशी रियासतों के शासकों के साथ जो संधि और समझौते करते हुए सहायक संधियों का भी जिक्र हम आगे करेंगे। तो उस तरीके से जो इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है।
अब ब्रिटिश शासित जितने भी क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाता है, जिलों में विभाजित कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चाहे बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे बिहार का क्षेत्र हो, उड़ीसा का, मद्रास का, बॉम्बे, उन राज्यों में जो इन प्रशासनिक प्रबंध करने के लिए सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संचालित करने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, ब्रिटिश शासित जितने भी भारत के क्षेत्र हैं उनमें उन्हें जिलों में विभाजित कर दिया। बंगाल और बिहार ये प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत रहता है। और बंगाल में अगर आपको बताऊं तो मैं आधुनिक बांग्लादेश है जो भी बंगाल प्रांत में ही आता था, और बिहार और वर्तमान पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यह है जो बंगाल प्रांत के अधीन आता था। काफ़ी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी यहाँ अपने को देखने को मिलेगा काफ़ी, तो ये सबसे बड़ा प्रांत था। और यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। 1757 का युद्ध भी आपको याद होगा, प्लासी का युद्ध, उसी के दौरान जो यहाँ पे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। 1764 की बात करें, बक्सर का युद्ध, तो शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने अपने पैर कहाँ जमाए, बंगाल प्रांत में जमाए। और बंगाल प्रांत अत्यधिक उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था, तो उसी प्रांत का सबसे पहले प्रशासनिक सुधार इनके द्वारा किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल और बिहार प्रांत को 23 जिलों में विभाजित कर दिया है ताकि शासन संचालन की दृष्टि से इनके लिए आसान हो। और बम्बई की जो रेजिडेंस होती है उसे 13 जिलों में विभाजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत की बात करें तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी पहले भारत में था, विभाजन से पहले तो भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। सिंध प्रांत को 3 जिलों में विभाजित कर दिया है। और हमने बात की थी लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो सिंध का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, और सिंध के प्रति जिसकी आक्रामक नीति के कारण ही उसे पुनः इंग्लैंड बुला लिया जाता है, भारत के गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं मद्रास प्रांत की, तो मद्रास प्रांत है वहाँ उसे 26 जिलों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया जाता है, प्रशासनिक सुधारों के तहत जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है उनको जिलों में विभाजित कर दिया जाता है। अब कमिश्नर नाम के व्यक्ति की नियुक्ति भी इनके द्वारा कर दी जाती है। ये कमिश्नर कौन होता है, तो बात करते हैं ब्रिटिश शासित जितने भी प्रांत होते हैं, बड़े प्रांत होते हैं, वहाँ पे कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। जैसे बंगाल का बड़ा प्रांत है, और जैसे ये फिर इन्हें जिलों में विभाजित किया, बम्बई का बड़ा प्रांत, मद्रास, तो यहाँ एक कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो भारत का गवर्नर जनरल होता है। अब ये कमिश्नर क्या काम करेगा, तो कमिश्नर जो प्रत्येक क्षेत्र में इसके द्वारा जो नियुक्त कर दिया जाता है, और ये सिर्फ गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी रहेगा। जो भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, उसके प्रति ये उत्तरदायी रहेंगे और अपने कार्य की रिपोर्ट सारी किसे पेश करेंगे, लॉर्ड डलहौजी को, यानी उसके अधीन ये काम करेंगे। और इनका काम क्या होगा, इन्हें कार्य का विभाजन कर दिया। जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो लगान वसूली का कार्य है, रेवेन्यू सिस्टम है, ये इनके हाथ में दे दिया जाता है। सारा लगान है जितना भी जो किसानों से खेतों से होता है उसे एकत्रित करने का काम इनका होगा। और जो अपने प्रांत में शांति व्यवस्था है बनाए रखने के, यानी पुलिस वगैरह है, जो इनके अधीन होगी। ये कमिश्नर की नियुक्ति इनके द्वारा कर दी जाती है। फिर उसके पश्चात बात करें तो प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर की नियुक्ति इनके द्वारा कर दी जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इनको कुछ अधिकार, अतिरिक्त अधिकार दे दिए जाते हैं। वर्तमान समय में भी आप देखते हो जो भी जिले हैं उन पे जो सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर के रूप में रहता है। तो वे ये जो प्रशासनिक जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। तो जिला कलेक्टर को क्या कार्य दिए जाते हैं, इनको शासकीय यानी प्रशासन से संबंधित पुलिस व न्यायिक अधिकार दे दिए जाते हैं। ये किसके अधीन काम करेंगे, ये कमिश्नर के अधीन काम करेंगे और कमिश्नर के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ये अपनी रिपोर्ट किसे कार्य की पेश करेंगे, कमिश्नर को, और कमिश्नर किसे पेश करेगा, जो भारतीय गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी को पेश करेगा। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रशासकीय सुधार किए जाते हैं। और इतिहासकारों का मत है
कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए ही था और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक हित था और आम जनता की, जो आम लोगों की बात करें, उनकी अवहेलना की गई और उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उनके लिए उनका ध्यान यहाँ पे नहीं रखा गया। बात करते हैं तो पंजाब प्रांत में कुछ जो ऐसी व्यवस्थाएं की गई जहाँ से उस वजह से आम जनता पंजाब में प्रांत नहीं होती और बाकी सर्वोच्च पूरे भारत में बात की जाए ब्रिटिश शासित भारत में, इसके परिणाम कष्टप्रद और हानिकारक ही रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया लॉर्ड डलहौजी के समय प्रशासनिक परिवर्तन। जैसा कि आपको विदित होगा कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता है, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित, तो वो समय समय पर कई अनेक जो गवर्नर जनरल भारत में आते हैं बनकर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और उनके द्वारा कई जो सुधार और कई कार्य किए जाते हैं, कई प्रशासनिक फेरबदल उनके द्वारा किए जाते हैं। उनमें से मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में ये महत्वपूर्ण काल माना जाता है जो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहता है। और उसके लॉर्ड डलहौजी के जाने के पश्चात ऐसा माहौल बन जाता है कि 1857 ईस्वी के दौरान यहाँ देशी रियासतों के शासकों और सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, क्रांति कर दी जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने आज अधिनियम, जो प्रशासनिक परिवर्तन है, प्रशासनिक सुधार, उनके बारे में हमने जाना है। तो अविनियम प्रणाली उनके द्वारा लागू कर दी जाती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जो देशी रियासतों के क्षेत्र होते हैं और जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में जिन राज्यों को मिलाया जाता है, वहाँ पर प्रचलित जो भी कानून और रीति रिवाज नियम है उनके अनुसार ही वहाँ पर शासन किया जाता है, जिसे ही अविनियम प्रणाली यानी नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसके तहत कई राज्यों का विलय इनके द्वारा किया गया था। सतारा, जेतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का इनके द्वारा विलय कर लिया जाता है और वहाँ पर ये नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू कर दिया जाता है। और इन कानूनों को जब तक माना जाता है जब तक ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के कहीं विरोध में नहीं हो और कहीं इनके हित नहीं टकरा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उन क्षेत्रों में ये कानून लागू कर दिए। और ब्रिटिश शासित भारत को भी उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटिश शासित भारत को भी इन्होंने जो कई जिलों में विभाजित कर दिया। बंगाल और बिहार की बात करें तो 23 जिलों में इन्हें विभाजित कर दिया जाता है, बम्बई को 13 जिलों में विभाजित कर दिया जाता है, सिंध को 3 जिलों में, मद्रास को 26 जिलों में। और प्रत्येक क्षेत्र में, प्रांत में इनके द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। कमिश्नर है जो भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, जो गवर्नर जनरल होगा उसके प्रति ही उत्तरदायी रहेगा और अपने सारे कार्य की रिपोर्ट उसे पेश करेगा। और कमिश्नर के नीचे बात की जाए तो जिलों में जिनका विभाजन किया था प्रत्येक क्षेत्र का, तो उन क्षेत्रों में जो जिले हैं उन जिलों में जो एक जिला अधिकारी की नियुक्ति इनके द्वारा कर दी जाती है और इनके तालमेल से प्रशासनिक कार्य लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। और इसके परिणाम की बात करें तो आम जनता की इसमें अवहेलना की गई और पंजाब को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में इसके परिणाम कष्टप्रद ही रहते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी की प्रशासनिक सुधार व्यवस्था है और अविनियम प्रणाली सिस्टम। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और अतिरिक्त कोई बात आपको जाननी हो या किसी तरह के सुझाव हो तो आपके सुझाव भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।